केशव बहुत ही अमीर आदमी था। उसका अच्छा खासा होटल का काम था। कई शहरों में उसके होटल थे। केशव की पत्नी ज्योति अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान थी। वो अपने बेटे का एडमिशन दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में करवाना चाहती थी, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाती। तभी एक रोज वो हॉल में बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तभी उसकी नौकरानी कांता हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर उसके पास आती है और उसके सामने करते हुए कहती है, मेम साहब मिठाई खाइए, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरे सारे सपने पूरे हो गए। अच्छा, ऐसा भी क्या हो गया? कहीं लॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी, जो इतना खुश हो रही हो तुम? मेम साहब, बच्चों का जीवन सही राह पर लग जाए, उनकी किस्मत बन जाए, उससे ज्यादा माँ बाप को क्या चाहिए? वही मेरे साथ हुआ है। आज मेरे बेटे का एडमिशन दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में हो गया। अब मेरे बेटे का फ्यूचर बन जाएगा, वो भी फ्री में, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। गरीब कोटे से फॉर्म भरने पर सिर्फ बच्चों को एग्जाम पास करना पड़ता है और एडमिशन हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये क्या कह रही हो? क्यों मेम साहब, आपको ये जानकर खुशी नहीं हुई कि हम गरीब के बच्चे भी अमीरों के स्कूल में पढ़ पाएंगे? मुझे तो लगा था कि आपको इस अमीरी गरीब के ढोंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगता है आप भी हमें अपनी बराबरी का नहीं समझती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कुछ काम है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तुम ये डिब्बा मुझे दे दो और जाकर अपना काम करो। ज्योति इतना कहकर मिठाई का डब्बा लेकर बाहर चली जाती है और कांता रसोई में जाकर अपने कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद ज्योति अपने पति केशव के ऑफिस के कैबिन में ही पहुंच जाती है, जहां केशव अपने ऑफिस के लोगों के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था और वो ज्योति को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बाहर जाके थोड़ी देर वेट करो, मीटिंग खत्म करके ना मैं बात करता हूँ। मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है आपका वेट करने का। मुझे कुछ बात करनी है अभी के अभी आपसे। सॉरी, आप लोग ना अभी बाहर जाइए, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को वापस बुलाता हूँ। केशव के कहने पर सभी लोग कैबिन से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद ज्योति केशव को अपनी नौकरानी की सारी बात बताती है। मुझे अपने बेटे का एडमिशन दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में करवाना है, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े और आपको मेरा साथ देना होगा बस। यार तुम ये क्या बातें कर रही हो? हमने अपनी तरफ से सारी कोशिश करके देख ली है, वहाँ पर हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है, सीट नहीं है। अब सीट है गरीब कोटे की। जब तक हमारे बेटे का एडमिशन नहीं होता है तब तक कुछ समय के लिए हम गरीब का ढोंग कर लेते हैं। जहाँ एडमिशन हो गया हम ये ढोंग खत्म कर देंगे और वापस घर आ जाएंगे। यार तुम समझ नहीं रही हो, अगर किसी को पता चल गया ना तो बिना बात के परेशानी हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटे का एडमिशन टॉप के स्कूल में करवाऊंगा। नहीं, मैं अपने बेटे का एडमिशन दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में ही करवाऊंगी। आप कल ही मेरे साथ चलेंगे और कोई गरीब का घर देखकर गरीबी का ढोंग करके अपने बेटे का एडमिशन करवा के रहेंगे। ज्योति इतना कहकर अपने पति को लेकर दिल्ली चली जाती है और वहाँ एक चॉल में रहना शुरू करती है, जहाँ एक तरफ ज्योति और केशव अपने बेटे के एडमिशन के लिए गरीबी का ढोंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी चॉल के सामने एक बड़ी सी कोठी में रहने वाले गोपाल और रानी अमीर लोगों के साथ रहने और उनकी लाइफस्टाइल को जीने के लिए अमीरी का ढोंग करते हैं। कहने को तो दोनों पति पत्नी कोठी में नौकर थे, जो कि अपने मालिक के शहर के बाहर रहने का फायदा उठाकर खुद उस कोठी के मालिक बने बैठे थे। समय बीतता है, तभी एक दिन जहां अमीरी का ढोंग करते हुए गोपाल और रानी अपनी चौल वालों के लोगों को पुराने कपड़े बांट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गरीबी का ढोंग करते हुए केशव और ज्योति को चौल के लोगों के साथ उन पुराने कपड़ों की भीख में लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। लाइन में लगे हुए ज्योति केशव से कहती है, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि इन अमीरों को गरीब चौल वालों के सामने अपनी अमीरी का ढोंग दिखाना जरूरी है क्या? इनके जैसे ना जाने कितने अमीर हमारे घर में नौकरों वाले काम करते हैं और मैं इनके दिए हुए पुराने कपड़े पहनूंगी। वैसे मैडम, तुम में और इसमें ना कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है। ढोंग तो आप भी कर रही हो गरीब होने का, जो कि आप नहीं हो। तो आपको ये पुराने कपड़े तो लेने ही पड़ेंगे और पहनने भी पड़ेंगे, क्योंकि अगर तुमने मना किया ना तो यहाँ के चौल वालों को शक हो सकता है और तुम्हारी सारी योजना खराब हो जाएगी। ये लोग कौन सा इतना ध्यान दे रहे हैं? चलो चुपचाप चलते हैं, क्या पता चलेगा इन्हें। ज्योति इतना कहकर केशव का हाथ पकड़कर चुपचाप लाइन से निकलकर जा ही रही थी कि तभी गोपाल और रानी की नजर उन पर पड़ती है और वो दोनों हाथों में पुराने कपड़े लेकर उनके पास आते हैं और कहते हैं, आप लोग बिना कपड़े लिए कहाँ जा रहे हो? गरीब होकर भी बड़े तेवर हैं आप लोगों में। कपड़े नहीं लेंगे हम अमीरों से तो क्या पहनेंगे?
हाँ बिल्कुल ले जाइए, शर्माइए मत। आप लोग नए हैं इस चोल में, इसलिए शर्मा रहे हैं। कुछ दिनों में आदत हो जाएगी आप लोगों को भी इन चोल वालों की तरह मांग कर खाने पीने की। गोपाल और रानी इतना कहकर केशव और ज्योति को पुराने कपड़े दे देते हैं और गरीबी के ढोंग के चलते उन्हें लेने भी पड़ते हैं। समय बीतता है। तभी एक दिन गोपाल और रानी मार्केट से घर लौट रहे थे और उनकी नजर सामने से 5 स्टार होटल के अंदर बैठे ज्योति और केशव पर जाती है, जो नए और अच्छे कपड़े पहनकर खाना खा रहे थे। तभी वो दोनों अंदर जाते हैं और होटल स्टाफ लोगों से बात करके उन्हें पता चलता है कि दोनों उस होटल के मालिक हैं। वो सिर्फ गरीब होने का ढोंग कर रहे थे। उस टाइम दोनों वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और देखते हैं। तभी एक दिन ज्योति और केशव गोपाल और रानी के घर जाते हैं, जहां काम से रानी को पोछा लगाते हुए और गोपाल को सीढ़ियों पर चढ़कर पंखा साफ करते हुए वो देखते हैं और आपस में बात करते हुए सुनते हैं। मालिक, लोग क्यों आ रहे हैं? कहीं चौल के लोगों के सामने हमारी सच्चाई आ गई कि हम जिस कोठी के मालिक बनकर उन पर रोब झाड़ते हैं, असल में हम नौकर हैं वहाँ के। इस बात का डर तो मुझे भी खाए जा रहा है। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी गोपाल की नजर दरवाजे पर खड़े केशव और ज्योति पर जाती है और वो कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी अमीरी का ढोंग देख रहे हैं, जो कि तुम गरीब चौल वालों को दिखा रहे हो, खुद गरीब होकर। अच्छा, तो तुम कौन से दूध के धुले हो? तुम भी तो हमारी तरह ढोंग ही कर रहे हो, अमीर होकर गरीब होने का। हमने उस दिन तुम लोगों को होटल में देख लिया था। अगर तुम चोल वालों को हमारे बारे में बताओगे तो तुम भी फंसोगे। हमें नहीं पता कि तुम्हारा गरीबी का ढोंग करने के पीछे का इरादा क्या है, लेकिन वो इरादा पूरा नहीं होगा। हाँ, सही कह रहे हैं मेरे पति। देखो, ये अमीरी गरीबी का ढोंग जो भी हम कर रहे हैं, अपने किसी न किसी फायदे के लिए ही कर रहे हैं। तो अच्छा यही है कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, हम अपना मुंह बंद रखेंगे और इस अमीरी गरीबी का ढोंग ऐसे ही चलते रहने देंगे। ज्योति की बात से सभी सहमत हो जाते हैं और एक दूसरे की अमीरी गरीबी का ढोंग अपने तक ही रखते हैं। इस तरह से रानी और गोपाल गरीब होते हुए भी आराम से अमीरों वाली लाइफ जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योति और केशव अमीर होते हुए भी गरीब बनकर अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में कराने में सफल होते हैं। कोमल के सर में जू नहीं थी, बल्कि उसने अपने सर में जुओं की खेती कर रखी थी। ऐसे में खाने की प्लेट से लेकर कोमल के पति के सर तक में जुएं दिखाई देने लगी थी। ऐसे में अब क्या कोमल की सास कोमल को घर से निकाल देगी या कोमल को गंजा करवा देगी, या फिर क्या हो सकता है? कोमल की सास क्या करेगी जिसकी उम्मीद कोमल को भी नहीं हो? तो चलिए जानते हैं इस कहानी में। कोमल के बालों में इतनी जुएं थी कि उसकी सास रोशनी उसे हर बात पर सिर्फ एक ही ताने दिया करती थी, और वो ये कि तेरे सर में जू नहीं, जुओं की खेती है। एक रोज कोमल की सास रोशनी कोमल से कहती है, बहू, तेरा काम हो गया हो तो मुझे खाना दे दे, मैं खाकर मार्केट जाऊं। कोमल अपनी सास की बात सुनकर किचन से खाना लेकर अपनी सास को देती है, लेकिन जैसे ही रोशनी उस खाने का पहला निवाला तोड़ कर खाती है, वैसे ही वो देखती है कि उसकी प्लेट में एक जू चल रही है। ये देखकर रोशनी अपनी बहू को बुलाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं तो परेशान हो गई तेरे इन जुओं से। देख, आज खाने में कितने जुए चलते हुए नजर आ रहे हैं। माँ जी, मैंने तो बहुत सफाई से खाना दिया था। वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तूने कितनी सफाई से खाना बनाया है, लेकिन खुद को साफ रखना भूल गई। रोशनी जैसे ही खाना खाने बैठती है, वैसे ही उसकी प्लेट में जू चलती हुई नजर आती है और वो खाना छोड़कर अपनी पड़ोसन विमला के घर चली जाती है। इधर कोमल अपने बालों से जुएं निकाल निकाल कर मार रही थी, लेकिन कोमल के सर की जुएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर विमला रोशनी से कहती है, रोशनी, मैं तो कहती हूँ तू अपनी बहू को गंजी करवा दे। बताओ, खाने तक में जू मिलना कितनी बड़ी बात है। अरे विमला बहन, वो माने तब ना, मैं तो करवा दूं उसे गंजा। अब तो मैं भी तेरे घर आना नहीं चाहती। 2 दिन पहले ही तेरे घर गई थी। तेरी बहू एक हाथ से जुए निकाल रही थी और उसी हाथ से खाना भी खा रही थी। मुझे देखकर ही अजीब होने लगा। मैं वहाँ से चली आई। हर कोई कोमल के सर की जुओं की खेती से परेशान था और कोमल की सास रोशनी तो ज्यादा ही परेशान थी, क्योंकि उसके खाने तक में चलती हुई जुएं मिल जाया करती थी। एक रोज रोशनी का बेटा राकेश ऑफिस से जल्दी आता है। ये देखकर रोशनी अपने बेटे राकेश से कहती है, बेटा, आज तू ऑफिस से बड़ी जल्दी आ गया।
कोई बात हो गई है क्या? माँ आपको क्या बताऊँ, क्यों मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। आज मेरे ऑफिस में एक मीटिंग थी और वहाँ मेरे सर पर मेरे बॉस ने जुएं चलती हुई देख ली। हाय राम, मेरी बहू ने तो मेरी नाक ही कटवा कर रख दी है। अब ये हर जगह मेरी नाक कटवा कर ही रहेगी, तभी ये अपने सर से जुओं की खेती का निपटारा करेगी। फिर माँ पता है बॉस ने मुझे क्या बोला सबके सामने? क्या बोला तुझे तेरे बॉस ने इस कुलच्छनी की वजह से? उन्होंने कहा ये है हमारे ऑफिस के काबिल मैनेजर ऑफिसर राकेश, जिनके सर पर जुओं की खेती आपको देखने को मिल जाएगी। अब भी आप इनके माथे पर देखें कैसे जुएं रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो इसका कुछ करना ही होगा बेटा, तो इसके साथ सोया ही ना कर। कोमल के जुओं की खेती की वजह से उसकी सास तो अब बदनाम थी ही, लेकिन अब की बार राकेश को भी उसके बॉस ने मीटिंग में बुलाकर खूब बेइज्जत किया था। अब ऐसे में रोशनी कोमल के इस जुओं की खेती को निपटाने के लिए एक तरकीब बनाती है और अपनी पड़ोसन विमला के पास जाकर विमला से कहती है, मैंने क्या सोचा है कि अब की बार किसी न किसी बहाने से मैं इसके बाल काट दूंगी और हार कर इसे गंजा ही होना पड़ेगा। देख, इससे अच्छा उपाय तो ये है कि इसे अपने छत पर बैठा दे और जो हमारे छत पर बंदर आते हैं ना, वो इसे सीधा कर देंगे। कहीं वो इसे काट ले तो क्या होगा? अरे नहीं काटेंगे, तू इसे छत पर बंद कर दे और जब ये अपने जुओं को निकालने में लगी होगी, कोई ना कोई बंदर इसे परेशान करेगा ही, तभी ये सुधरेगी भी। कोमल दिखने में तो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके सर में इतनी जुएं हो चुकी थी कि वो गिरती रहती थी। क्योंकि कोमल जितनी सुंदर थी उतनी साफ सफाई में वो नहीं रहा करती थी, जिस वजह से उसके सर में इतनी सारी जुएं हो चुकी थी। लेकिन अब कोमल की सास उसके सर के इस जुओं की खेती से परेशान थी। एक रोज रोशनी और कोमल पड़ोस की शादी में जाते हैं, जहां पहुंचकर रोशनी अपनी बहू कोमल से कहती है, देख बहू, यहाँ कोई ड्रामा मत कर दियो, जिससे सबको पता चल जाए कि तूने अपने सर में जुओं की खेती जमा रखी है। माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपकी बदनामी हो। ये कहकर जैसे ही रोशनी जाती है, उसके कुछ समय बाद ही कोमल के सर में खुजली होने लगती है। वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने सर की खुजली को इग्नोर करने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ समय बाद हर कोई कोमल को देखकर हैरान था, क्योंकि जब उसके सर में खुजली होती है तो वो अपने बालों को खोलकर गोल गोल घुमा घुमा कर नाचने लगती है। कभी दोनों हाथों से खुजली करते हुए नाचती है तो कभी बालों को घुमा घुमा कर नाचती है। ये देखकर रोशनी को उसकी पड़ोसन विमला कहती है, रोशनी, ये तेरी बहू पर काली माता तो नहीं आ गई है? देख कैसे अजीबोगरीब तरह से डांस कर रही है। ये क्या हो गया इस औरत को? इसने तो मेरी बदनामी कराने का जिम्मा ही ले रखा है। जा जाकर इसे रोक, देख कैसे सब देख रहे हैं, इसे समझाना रोशनी। अब रोशनी जैसे तैसे अपनी बहू को समझाकर डांस करने से रोकती है और उसे घर ले जाती है, जहां जाकर रोशनी अपनी बहू कोमल से कहती है, बहू ये सब क्या था? तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे कौन नाचता है? माँ जी, आपने कहा ना कि ऐसी वैसी कोई हरकत मत करियो, और पता भी है आपको, मुझे जुओं ने काटना शुरू कर दिया, जिसे छुपाने के लिए मुझे ऐसा डांस करना पड़ा। क्या तूने जुओं के काटने पर ऐसा डांस किया था? हाँ माँ जी, वरना मेरे सर में तो बहुत खुजली होने लगी थी, जिसे छुपाने के लिए मैंने ऐसा डांस किया। रोशनी तो अपनी बहू के इस जुओं की खेती से इतनी परेशान थी कि कहीं भी उसकी बहू कोमल जाती तो वो अपने उन जुओं से हर जगह कुछ न कुछ ऐसा करती, जिसे देखकर रोशनी का खूब मजाक बनता। लेकिन अब की बार कोमल के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा कोमल को नहीं था। अब जैसे ही कोमल अपनी छत पर कपड़े डालने जाती है, वहाँ वो कपड़े डालने के बाद अपने बालों से जुएं निकालने लगती है। लेकिन तभी रोशनी छत का गेट बंद कर देती है और तभी एक बंदर आता है और वो कोमल के कंधों पर बैठकर कोमल के सर से जुएं निकालने लगता है। ये देखकर कोमल डर जाती है और अपनी सास को आवाज देकर कहती है, माँ जी मुझे बचाओ, ये बंदर तो मुझे काट ही लेंगे। अब आएगा ना मजा। अब जैसे ही कोमल हिलने की कोशिश करती, बंदर उसे मारता और कोमल चुप होकर बैठ जाती। और करीब ऐसा ही 3 घंटों तक चलता है। कोमल बंदर के चंगुल में फंसी रहती है, लेकिन जब बंदर चला जाता है तब रोशनी भी गेट खोलकर हॉल में अनजान बनकर बैठ जाती है। तभी कोमल नीचे अपने बिखरे बालों के साथ आती है, जिसे देखकर कोमल की सास रोशनी कोमल से कहती है, बहू ये क्या हुआ? किसने मारा? देख तो गालों पे एक कैसा निशान है।
माँ जी, मुझे ऊपर बंदरों ने घेर लिया और मेरे जुए निकाल रहा था और मैं जैसे ही हिली वो मुझे मारने लगता था। राम रे राम, देखो तो जरा मेरी बहू का क्या हाल कर दिया। दोनों गालों पर निशान हो गए तेरे तो। माँ जी, अब मैं कभी अपने बालों में जुओं की खेती नहीं उपजाऊंगी। मुझे बंदरों ने बहुत मारा है। मेरा आइडिया काम कर गया। क्या हाल बना दिया मेरी बहू का बंदरों ने। लेकिन आगे से इसे भी जुओं की खेती करने का शौक नहीं चढ़ेगा। इस इंसिडेंट के बाद कोमल अपने बालों को हर 2 दिन पर साफ करने लगती है। इतना ही नहीं, वो अपने जुओं की खेती को निपटाने के लिए दवा भी लगवाती है, जिसे देखकर विमला से एक रोज रोशनी कहती है, हमारा आइडिया काम कर गया बहन। बंदर की मार ने तो कोमल को सुधार ही दिया। देखो कैसे रोती हुई आई थी। मैं भी देख रही थी छत से कैसे बंदर कोमल के हिलने पर उसे मारे जा रहा था। और कुछ समय बाद कोमल की ये जुओं की खेती पूरी तरह से निपट जाती है। और अगर उस बंदर ने कोमल को मारा नहीं होता तो शायद आज भी कोमल के बालों में जुओं की खेती जारी रहती।